दोस्तों एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक गांव था। उसमें चार दोस्त हुआ करते। एक पंडित था, एक जाट था, एक बनिया था और एक और था, उसमें कोई अदर कास्ट से था। तो वो चारों इतने गहरे दोस्त थे कि उनकी एक तरह से गुंडागर्दी चला करती है। जिसको चाहे पीट दिया करते, जिसको चाहे घर से सामान ले लिया करते, जिसका चाहे छीना झपटी कर लिया करते, कुछ भी कर लिया करते। लेकिन कोई उनके आगे बोल नहीं पाया करता। लेकिन कोई अगर उनसे झगड़ा करता तो वो चारों एक साथ थे और एक साथ होने के कारण लोग उनसे डराया करते। और कई बार मान लो एक दो पहलवान टाइप का भी उनसे भी झगड़ा हुआ तो उनको भी उनसे मार खानी पड़ा करती, यानी उनकी पिटाई होया करती। इसलिए उनसे हर कोई खौफ खाता था। तो गांव में जब उनके ज्यादा वो है ना, ज्यादा झगड़े इस तरह के ज्यादा हुए, तो गांव वालों ने सोचा भाई इनका इलाज करें तो कैसे करें। तो उनमें से एक पहलवान था जो बार बार उनसे अपनी पहलवानी के उसमें टकराया करता और वो पिट जाया करता। लेकिन फिर भी गांव वाला इकट्ठा हो गया। जो गांव का एक बुजुर्ग आदमी था ना, उससे पूछी कि चाचा ये तो ज्यादा ही इनका वो है, तो इनको कैसे वो करे, काबू में करे। तो उसने कहा उस पहलवान को बुलाओ जो बार बार उनसे हारता है। तो उन्होंने बुलाया उसको। उसने तरकीब बताई, कान में जा ऐसे कर। वो उसने समझ गया। वो गया। तो उसने देखा कि बाई चांस वो चारों जो लड़के थे, चारों जो गहरे दोस्त थे, जिगरी दोस्त थे, वो उसी के खेत में थे। और उसने अपने खेत में लगा रखे थे कचरे, जिनको खरबूजे बोलते हैं। तो वहां जब उन्होंने देखा कि वो कुछ खा रहे थे, कुछ उजाड़ रहे थे और कुछ उनकी जो बेल थी उनको तोड़े, मतलब एक तरह से उन्होंने अपनी मर्जी से पूरे खेत का वो एक तरह से तहस नहस कर दिया। तो वो लठ ले रहा था, लठ लेके गया खेत में। उन चारों ने भी देख लिया कि भाई ये खेत वाला आ रहा है, ये पहलवान है। लेकिन वो कई बार उसको पीट चुके थे, इसलिए वो डरते ही नहीं थे। बोले कोई बात नहीं, देख लेंगे आने के। तो उन पहलवानों के पास गया वो, चारों दोस्तों के पास गया वो पहलवान। और उसने पहले तो चारों तरफ देखा कि उसके खेत उजाड़ रखे हैं। तो उसने वो जो चौथा दोस्त था ना उनको उनका, एक तो ब्राह्मण था, एक जाट था, एक बनिया था और एक किसी अदर कास्ट का था। लेकिन दोस्त थे तो वो अदर कास्ट वाले से उसने कहा कि एक बार बता, ये जो पंडित जी हैं ये तो हमारे वो हैं विद्वान व्यक्ति, इनसे तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ज्ञान ध्यान लेते हैं। ये तो शास्त्रार्थ के वो इतने बुद्धिमान आदमी हैं। इन्होंने चलो वो कर दिया तो भाई इनका तो बनता है हक। क्यों? क्योंकि ये मान सम्मान के योग्य हैं और कोई भी इनके सामने कर नहीं सकता। इनको अधिकार है कि चाहे वो कुछ भी करो। लेकिन ये जो जाट हैं ये हमारे यजमान हैं। इनसे मुझे इनके खेत में 100 बार जरूरत पड़ती है। और कभी इनसे तूड़ा लेना पड़ता है, कभी चारा लेना पड़ता है, कभी गेहूं लेने पड़ते हैं और कभी इनसे कोई मदद लेनी पड़ती है। तो ऐसे यजमान का तो वैसे भी अधिकार होता है कि भाई इस खेत के अंदर चाहे उसको अगर खरबूजे पसंद आ भी गए तो खरबूजे ले सकता है। और अगर बेलों को भी एक गुस्से में या उसमें मजे मजे में तोड़ दिया तो तोड़ दिया, कोई बात नहीं, इनका तो अधिकार है, इनका तो हक बनता है। फिर उसने तीसरे को कहा, बनिया को, अब ये जो बनिया है ना, ये तो हमारा तो सारा सामान ही इनके उससे आता है, घर से आता है, दुकान से आता है। और इन जब पैसे नहीं भी होते तो ये उधार भी दे देते हैं, इतने अच्छे आदमी हैं। तो जब हम सारी उम्र इनसे सामान लेने लग रहे हैं तो एक बार इन्होंने हमारे इसको वो उजाड़ भी दिया, खेत को उजाड़ भी दिया, खरबूजे खा भी ले, बेलो तोड़ दिया। तो ये इनका अधिकार है, मान लिया इनका। लेकिन उस चौथे आदमी को, लेकिन तू बता तूने इस खेत को क्यों उजाड़ा? अब वो क्या कहे, क्यों? क्योंकि वो किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा था, न तो ब्राह्मण था, न जाट था, न बढ़िया था। तो वो चुप हो गया। तो चुप होते ही उस पहलवान ने उसको लाठी मारी दबा के ने। तो उसने उन तीनों की तरफ देखा, क्योंकि वो गहरे दोस्त हुआ करते। तो तीनों की तरफ देखा तो ब्राह्मण ने सोची कि यार ये तो ये पिट रहा है, मैं थोड़ी पिट रहा, मैं तो यजमान हूँ, मैं तो इनका टीचर हूँ और शास्त्रार्थ का ज्ञानी, और ये इनके बच्चे मेरे से पढ़ते हैं। दूसरा फिर पिट रहा है तो वो पिट रहा है, तुझे क्या लेना देना। वो चुप हो गया। उधर से जाट ने सोचा, अरे मैं तो इनका यजमान हूँ यार, मेरे से 100 बार जरूरत पड़ती है और मैं भी इनसे घर का वो काम करवा लेता हूँ, ये करवा लेता हूँ, और ये तो ठीक है। दूसरा फिर मैं थोड़ी पिट रहा हूँ, पिट रहा है तो वो चौथा बंदा पिट रहा है जो अदर कास्ट का था, वो पिट रहा है, तुझे क्या लेना देना इस चीज से। मैं तो नहीं पिट रहा ना, मैं पिट रहा होता तो इनको देख लेता। फिर बढ़िया ने सोचा, अरे यार ये तो मेरे कस्टमर हैं। अब ये मेरे से सारी उम्र, और जानता भी था उसको, सारी उम्र सामान ले रहे हैं, उधार भी लेते हैं। ऐसे कस्टमर के साथ अगर ये अगला ये कह रहा है तेरा तो हक बनता है, तो मेरा तो हक बनता है इसमें, अगर मैंने वो कर भी दिए। और फिर उसने क्या किया, मैं तो नहीं पिट रहा ना, कम से कम पिट रहा है तो वो अदर कास्ट वाला पिट रहा है, तुझे क्या लेना देना, तेरी लड़ाई तो नहीं है ना ये। और वो भी चुप हो गया। तो जब उसने देखा पहलवान ने कि ये तीनों चुप हो गए, तो उसने दे दनादन उस चौथे जो दोस्त था उसकी ठुकाई कर दी बुरी तरह से, उसके हाथ पैर तोड़ दिए। लेकिन वो तीनों कुछ नहीं बोले, चुप रहे। तो जब वो ये हो गया कि वो बेबस हो गया, हाथ पैर तोड़ दिए, तो फिर उसने बनिया को कहा,
उसने कहा सेठ जी ये तो हमारे विद्वान आदमी है, पंडित है, दादा आदमी है, सम्मानित व्यक्ति हैं, इन्होंने तो खेत उजाड़ा से उजाड़ा, इनका तो अधिकार बनता है, कोई बात नहीं। और ये जो जाट हैं ये हमारे यजमान है, मुझे इनसे 100 बार जरूरत पड़ती है, इनके खेत में जाकर ना अपने उनके लिए चारा लेना पड़ता है, गेहूं लेना पड़ता है, इनका अधिकार बनता है। लेकिन एक बार बता, मैं तेरे से सामान लेके उधार दिए थे तो मैंने तेरे को पैसे नहीं चुकाए क्या? और फिर तूने 25 पैसे की चीज को 50 पैसे लगाया, तूने दुगना तो मेरे को काटा। अब तू ये बता, तूने मेरा खेत क्यों उजाड़ा? इन्होंने तो उजाड़ दिया भाई, इनका तो हक बनता है। अब ये सुन के न वो ब्राह्मण और जाट हो गए चुप के, भाई चलो हमारा तो हक बनता है। अब ये बनिया कोई वो करने लग रहा है ना, और उसने लेके लठर बनिया का भी वही हालत कर दिया जो उसने अदर कास्ट वाले चौथे दोस्त का किया था, हाथ पैर तोड़ दिए, दे लट्ठा उसके। तो जब वो अधमरा कर दिया तो फिर उसने जाट की तरफ देखा, बोला एक बार बता जाट, ये तो पंडित जी हैं, ये तो हमारे गुरु हैं, हमारे लिए देवता हैं, ब्राह्मण देवता हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, इनका तो हक बनता है। लेकिन तू ये बता, अब तूने मेरे को सामान दिया तो बदले में काम करवाया, कभी तूने अपने घर में ये मजदूरी करवाई, कभी ये मजदूरी करवाई, कभी ये काम करवाया, कभी ये काम करवाया, तो तूने फ्री में दिया है क्या? एक थोड़ा सा मुट्ठी भर अनाज दे दिया तो एहसान कर रहा है क्या तू किसी तरह का? तू ये बता, तूने मेरे के खेत को क्यों उजाड़ा? तो पंडित ने सोची, अरे यार ये जाट की लड़ाई, तेरे को क्या लेना देना, कम से कम तू तो सम्मानित है, इसके लिए ब्राह्मण देवता पूजनीय है, तू तो पिटने दे जाट को, तेरे को थोड़ी मार रहेगा। और उसने ये कहकर ना, अकेला जाट था, वो पहलवान उस पर भारी पड़ गया, दे लटा, जो दो दोस्तों का काम किया था उसको भी अधमरा कर दिया, जाट को लट्ठों से हाथ पैर तोड़ दिया उसका। फिर बच गया पंडित। तो उसने कहा, पंडित एक बार बता, कब तूने पढ़ाया, और जब तेरे मन इतनी अकल नहीं है कि किसी गरीब आदमी के, शरीफ आदमी को खेत को नहीं उजाड़ते, तो तेरी हिम्मत कैसी होगी मेरे खेत में घुसने की? और लेकर लठर उस पंडित को भी उसने ठुकाई कर दी, बुरी तरह से चारों को अधमरा कर दिया। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि ये वो चारों पिटे, लेकिन क्यों पिटे, कहां? तो वो चारों जो पूरा तहलका था, उनका खौफ था, आतंक था उनका, पूरे गांव के अंदर किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती। और अब वो एक ही आदमी ने जो बार बार उनसे पिटाया था, उस आदमी ने चारों को पीट दिया। तो ये आपसे सवाल है कि उन चारों, वो चार पहलवान क्यों पिटे, किस बात के ऊपर पिटे? आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। मैं तब तक अभी गया अभी आया, तब तक आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे इसी तरह की वीडियो बनाता रहूं दोस्तों। और वो क्यों चारों पिटे और क्यों मैंने ये कहानी सुनाई, उसका जवाब मैं दोस्तों अभी देता हूं। बस आप बने रहिए मेरे साथ, अभी गया और अभी आया दोस्तों। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, तो एक इंटरव्यू चल रहा था, वो था योगेंद्र यादव जी, और वो बीबीसी चैनल था, बीबीसी पे वो अपना इंटरव्यू देने लग रहे थे। तो योगेंद्र यादव जी के बारे में आप जानते होंगे। योगेंद्र यादव जी पहले आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन आम आदमी पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया, उनको और प्रशांत भूषण जी को। तो फिर उसके बाद उन्होंने कोई अपनी कंपनी वो बना ली, मतलब पार्टी बना ली, वो उसमें काम करने लग रहे हैं। हालांकि जो योगेंद्र यादव जी वो भी समर्थन ले लो गए, इसका एक हिस्सा है, यानी कहीं पर भी अपना समर्थन ना भी मांगे तो भी समर्थन देने पहुंच जाते हैं, उस गैंग का हिस्सा है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों वो इंटरव्यू देते हुए कहने लग रहे थे ये जो यूजीसी बिल है ना, इसके बारे में इंटरव्यू था, तो उन्होंने कहा कि ये मोदी जी बहुत बढ़िया बिल लेके आए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इसके ऊपर लगाया है कि इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये बिल बहुत बढ़िया था। और इस बिल के अंदर जो अनुसूचित जाति जनजाति थी, उनके साथ ओबीसी को भी तो पावर दी गई है। और ये जो सवर्ण समुदाय है, यानी जाट और ब्राह्मण वगैरह ये समुदाय हैं, इनको, इनके अत्याचारों को खत्म करने के लिए, इनकी ताकत को खत्म करने के लिए ये अच्छा बिल था। और ये बिल है ना, ये लागू होना चाहिए। और मोदी जी देख लेना, इस बिल को फिर लेके आएंगे, रेजिटी लेके आएंगे। और ये जो सवर्ण समुदाय है, एक्चुअली में ये है कि इन्होंने हमेशा राज किया है, और अब इनसे ये सहन नहीं हो रहा है कि एससी एसटी समुदाय के जो लोग हैं उनसे ज्यादा पावरफुल हो जाए, उनके सिर पे बैठे, उनको जेल में पहुंचाएं। और तो अब ये जलने लग रहे, इसलिए इसका विरोध करने लग रहे हैं। और ये बिल्कुल ठीक था, ये वापिस आना चाहिए। ये बीबीसी के ऊपर वो इंटरव्यू देने लग रहे थे। खैर दोस्तों, तो पहले तो ये है कि योगेंद्र यादव जी ने ये जो कहा कि बिल्कुल ठीक है, और ये पावर दी गई है, और ये जो सवर्ण कम्युनिटी, जाट और ब्राह्मण कम्युनिटी है, इन्होंने हमेशा राज किया, और आज ये लोग अब छटपटा रहे हैं।
आज ये लोग तिल मिला रहे हैं कि इनका राज चला कैसे गया। अब उसके ऊपर पहले तो बात करते हैं। पहले तो मैं थोड़ा बिल के बारे में बताना चाहूंगा, हालांकि मीडिया में इतना कुछ आ चुका है कि आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी ये जो बिल था दोस्तों, यूनिवर्सिटी के अंदर, यूजीसी का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत जितनी भी यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है उनके अंदर जितने भी छात्र पढ़ते हैं, मतलब स्टूडेंट पढ़ते हैं, छात्र छात्रा हैं, और जितने उनके कर्मचारी हैं, उनमें सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी को जोड़ दिया गया। एससी एसटी के लिए एक बिल लाया गया है, और वो ये था कि इसमें कोई भी एससी एसटी और ओबीसी समुदाय का, चाहे वो स्टूडेंट है या कर्मचारी है, अगर किसी भी जनरल कैटेगरी के खिलाफ कोई भी शिकायत दे देता है तो उस शिकायत के ऊपर कार्रवाई होगी ही होगी। और अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं वो करती तो एक कमेटी बनाई जाएगी हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर, और उस कमेटी के अंदर जो जितने भी मेंबर वो सारे के सारे एससी एसटी के होंगे, या दिव्यांग होंगे, या फिर महिलाएं होंगी, और वो भी एससी एसटी से संबंधित होंगी, और उनको उस कंप्लेंट कर्ता की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और उसको संतुष्ट करना पड़ेगा। ये इसके अंदर ही है। दूसरा फिर ये है कि अगर दूसरा समुदाय यानी जनरल कैटेगरी है, उसको इस बिल के अंदर ये कहा गया है कि उसको कोई भी शिकायत करने का अधिकार नहीं है, इस बिल के अंदर था। दूसरा फिर ये था कि इसके अंदर अगर मान लीजिए कोई एससी एसटी का स्टूडेंट या कर्मचारी यूनिवर्सिटी का अगर झूठी शिकायत भी कर देता है तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर वो स्वर्ण समुदाय यानी जाट स्टूडेंट के खिलाफ, ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ या किसी कर्मचारी के खिलाफ झूठी शिकायत कर देता है और उस झूठी शिकायत के आधार पर उसका एडमिशन खत्म हो जाता है या नौकरी चली जाती है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, तो भी उस एससी एसटी का जो बच्चा शिकायत करता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। भाई शिकायत कर दी तो कर दी। अब उस जनरल कैटेगरी के बच्चे का या कर्मचारी का जिंदगी बर्बाद होती है तो 100 बार बर्बाद हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एससी एसटी को इसके ऊपर उंगली नहीं उठेगी, और अगर उसने शिकायत कर दी तो कार्रवाई करनी ही करनी पड़ेगी, उस एससी एसटी के मुताबिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये था दोस्तों वो बिल। अब ये बताइए कि एससी एसटी को इतनी पावर आज कितने, वो एससी एसटी पहले से कानून भी तो है ना, उसमें हमने देखा कितनी बार झूठी शिकायत पाती है और छोटी सी बात के ऊपर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल का आरोप लगा के, जाति सूचक शब्दों का आरोप लगा के ने, और जनरल कैटेगरी के उनको अंदर करवा दिया जाता है, उनको गिरफ्तार करवा दिया जाता है, उनकी जेल करवा दी जाती है, और या तो वो पैसे दो, और अगर पैसे नहीं देते तो फिर उनकी सजा होगी होगी। ये तो ऑलरेडी एससी एसटी कानून में है। और जब इस चीज का पता अदालतों को लगा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है एससी एसटी कानून का, तो उन्होंने इस चीज का ये भी कर दिया कि पुलिस पहले इंक्वायरी करेगी। लेकिन इसमें भी उल्टा पुलिस को पावर मिल गई, वो इंक्वायरी के नाम पे सरेआम बार्गेनिंग करने लगे कि इंक्वायरी में तुम्हारा नाम लिख देंगे, नहीं तो इतने पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। यानी उल्टा जो जनरल कैटेगरी थे उनकी और गर्दन दबा दी गई। और ऊपर से ये तो था जनरल वो, और अब यूनिवर्सिटी के अंदर जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई भी एससी एसटी का अगर वो झूठी भी शिकायत दे देता है तो ये सोचिए आपके जनरल कैटेगरी के बच्चे का या उस कर्मचारी का जीवन बर्बाद होगा ही होगा। तो ये बिल था वो। तो ऐसे बिल में आप ये बताइए कि विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो ब्राह्मणों ने या जनरल कैटेगरी या और जितने थे उन्होंने जो वो किया है वो अपना बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए बिल्कुल ठीक विरोध किया है। नहीं तो इस बिल के तहत इतनी पावर दे दी गई थी कि नौकरी तो भूल जाइए, पढ़ाई में भी जनरल कैटेगरी बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। करना क्या है, सिर्फ एक शिकायत ही तो करनी है और शिकायत के आधार पर कार्रवाई है ही है। और जनरल कैटेगरी का बच्चा ये शिकायत भी नहीं कर सकता कि इसने झूठी शिकायत की है या नहीं किया। और अगर झूठी शिकायत मिल भी जाती है तो उसके खिलाफ कोई वो नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा एससी एसटी बच्चे के लिए। तो ये बिल था दोस्तों, और इसमें योगेंद्र यादव ये कह रहा है कि बिल्कुल ठीक बिल है और मोदी जी इसको फिर लेके आएंगे। चलिए, ये तो योगेंद्र यादव की आजकल कहीं उनके पास किसी वो आम आदमी पार्टी में थे वहां से भी उनको निकाल दिया गया और कोई वो है नहीं, तो मेरे हिसाब से शायद बीजेपी में जाना चाहते होंगे, इसलिए इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। लेकिन दोस्तों अब बात आती है जो जाट समुदाय के नेता हैं या ब्राह्मण समुदाय के नेता हैं, मैं उस दिन से देखने लग रहा था एक भी नेता का इस बिल के खिलाफ कोई वो नहीं आया, कोई धरना प्रदर्शन नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं आई, किसी ने ये नहीं कहा कि हम सरकार के ये कर देंगे वो कर देंगे। और इतना ही नहीं, ये जो खाप पंचायतें हैं ये जहां भी जाती है पहले अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। ये जाट कम्युनिटी से संबंध रखते, इन्होंने भी एक बार भी ये नहीं कहा कि इस बिल को वापस लिया जाए, नहीं तो हम
सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। छोटे मोटे मामले में भी तो 1 मिनट में ये धमकी दे देते हैं कि सरकार का ये कर देंगे, वो कर देंगे, घेराव कर देंगे, सरकार को घुटनों के ऊपर ला देंगे। जबकि पूरे जनरल कैटेगरी का सवाल था, इसमें जाट कम्युनिटी का भी था, ब्राह्मण कम्युनिटी का भी सवाल था, लेकिन किसी ने कोई विरोध नहीं किया। खासकर वो नेता, मैं सिर्फ हरियाणा की भी बात करूं तो भूपेंद्र हुड्डा की एक स्टेटमेंट, भूपेंद्र हुड्डा जी की एक स्टेटमेंट देखी थी जब कोर्ट ने उस चीज के ऊपर स्टे दे दिया। तब उसने ये कहा था कि मैं कोर्ट के मामले में बात नहीं करता, नहीं तो कोर्ट ने तो बाद में स्टे दी थी ना, उससे पहले धरना प्रदर्शन किया, उसके उस बिल के खिलाफ आवाज उठाई भूपेंद्र हुड्डा जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने उठाई, या फिर और जितने नेता थे, जो वीरेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने आवाज उठाई। और वो ब्रजेंद्र सिंह जी जो अपनी यात्रा के दौरान बीजेपी का हलवा तो खा सकते हैं, लेकिन जब जाट कम्युनिटी के बच्चों का भविष्य दाव पर लगाते एक भी शब्द कहा क्या उन्होंने? क्या उन्होंने ये सरकार के ये कहा कि इसकी बिल को माफ किया जाए, खत्म, इस बिल को वापस किया जाए? या फिर और अगर बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने क्या जाट कम्युनिटी के हक के लिए आवाज उठाई? एक की भी बोलती है, अगर भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, या कोई और नेता हो, अगर ब्राह्मणों की बात की जाए तो जो अध्यक्ष हैं बड़ौली है, क्या उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मण समुदाय के लिए गलत बिल और इस बिल को पास नहीं करना? क्या उन्होंने बगावत की? एक ऐसा लोकल व्यक्ति योगेश्वर दत्त, उसने तो इस चीज के ऊपर ये कहा है कि ये गलत है, इससे बच्चों का भविष्य खराब होगा, ये वापस होना चाहिए। बीजेपी में रहते हुए उसने विरोध किया। लेकिन ये तथाकथित नेता जो ब्राह्मणों की राजनीति करते हैं, चाहे वो राजकुमार गौतम हो या कोई और वो हो, या फिर अरविंद शर्मा, उन्होंने एक भी आवाज नहीं लगाई, आवाज नहीं उठाई इस बिल के खिलाफ। और जो अभय चौटाला जी हैं या फिर दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि इस बिल को वापस किया जाए। तो ये राजनीति तो जाटों की करना चाह रहे हैं, लेकिन जब जाटों का भविष्य दांव पर लगता है तो तब ये चुप हो जाते हैं, और खासकर बीजेपी से टकराने की कोशिश नहीं करते, बीजेपी से टकराने की हिम्मत ही नहीं करते। क्या पता कल को बीजेपी का समर्थन करना पड़ जाए, क्या पता कल को उप मुख्यमंत्री पद लेना पड़ जाए और मंत्री बनना पड़ जाए और कुछ। तो यानी राजनीति तो इनके लिए सब कुछ है, लेकिन जाटों का जो भविष्य दांव पर लगता है वो कुछ नहीं इनके लिए। तो दोस्तों, अब ये बताइए, मैंने वो कहानी सुनाई थी 4 दोस्तों की, वो 4 दोस्त किस लिए पिटे एक आदमी से? क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा, अरे ब्राह्मण ने तो ये सोचा, अरे यार ये इनकी लड़ाई, तेरी थोड़ी लड़ाई है। जाट ने ये सोचा, अरे बनिया की लड़ाई है, या फिर अदर कास्ट की, उसकी लड़ाई, तेरी लड़ाई तो है नहीं। फिर जब वो जाट पिटने लगे तो ब्राह्मण ने ये सोचा कि ये तो तेरी लड़ाई थोड़ी है, तो जाट की लड़ाई है। और एक एक करके जब उनके अंदर एकता थी उनके अंदर, तब तो उनका पूरा वो था, टेरर था उनका, उनकी ताकत थी, लोहा माना करते, लोग झुका करते उनके सामने। और जब ये सोचने लग गया कि ये तेरी लड़ाई नहीं है, ये इसकी लड़ाई है, तो चारों के चारों पिटे। यही आज समाज के साथ हो रहा है, सवर्ण समुदाय के साथ होने लग रहा है। ब्राह्मण ये सोचते हैं ये जाटों की लड़ाई है, जाट ये सोचते हैं ये तो ब्राह्मणों की लड़ाई है, तुझे क्या लेना देना। जनरल कैटेगरी के जो जितने भी उसमें समुदाय में आते हैं वो ये सोचते हैं तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये तो उस समुदाय की लड़ाई है। और यही कारण है कि आज मिट्टी पलीद हो रही है। आज जितने भी अब जाटों की जो राजनीति करते, ये बताइए आप, चाहे वो हुड्डा फैमिली हो या चौटाला फैमिली हो या कोई और फैमिली हो, वो अपनी राजनीति के लिए तो ये चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं और जाटों की वोट हासिल करूं, जबकि जाटों की एकता के लिए वो कुछ करते नहीं। जाटों की उसके लिए एक इधर मुंह करके चल रहा है, एक इधर मुंह करके चल रहा है। जाट समुदाय ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ जाएं या इसके साथ जाएं। और जब तक ये हालत रहेगी, ये तब तक ये ऐसे ही पिटते रहेंगे। जाट कम्युनिटी हो, ब्राह्मण कम्युनिटी हो, या फिर सवर्ण समुदाय हो, अगड़े हो या कोई भी हो, जब तक एकता नहीं होगी इसी तरह के बिल आते रहेंगे, इसी तरह बच्चों का भविष्य दांव पर लगता रहेगा। ये तो ठीक है, थोड़ा समाज के अंदर ज्यादा वो होगा, लेकिन ये जो नेता थे, नेताओं ने क्या किया ये बात है। आम आदमी ने तो इसका वो किया, सोशल मीडिया इसके ऊपर अलर्ट रहा, सोशल मीडिया ने आवाज उठाई और लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन नेताओं ने क्या किया? कुर्सी चाहिए उन्हें, जाटों की वोट चाहिए उन्हें, लेकिन जब जाटों के भविष्य की बात आती है तो चुप हो जाते हैं। कोई ये वो नहीं कहता कि हम अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे, हम ये अपने समुदाय के लिए ये कर दें। क्या इतना स्वार्थ? क्या कुर्सी, जिस जाट के लिए वो नेता बनने का ढोंग करते हैं, उसी जाट की बर्बादी के लिए अगर कोई कानून आता है तो उससे बोलते तक नहीं। तो ये जाट समुदाय को या ब्राह्मण समुदाय को नहीं सोचना होगा क्या कि इन नेताओं से पीछा छुड़ा गए ना कोई और लीडरशिप, ऐसी लीडरशिप जो सिर्फ और सिर्फ इनकी कम्युनिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए सोचे और जो डिवाइड ना होने दे। और जो एक ही जाट कम्युनिटी का अगर कोई एक ही नेता हो तो एक ही नेता हो, उसी के पीछे सारे हों। ब्राह्मण कम्युनिटी का अगर कोई हो तो एक ही नेता हो, सारे ब्राह्मण उसी के पीछे हों। न ये हो कि आज मैं उसके पीछे हूं, आज मैं उस पार्टी के साथ हूं, आज उस पार्टी के साथ हूं।
कोई भी पार्टी, कोई भी नेता लोगों की वोट तो लेता है लेकिन उसके भले के लिए कुछ नहीं करता, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, वो अपना घर भरने के लिए करता है, आम आदमी के लिए कोई कुछ नहीं करता। तो ये जो राजनीति तब तक ये सवर्ण समुदाय को समझ में नहीं आएगी, तब तक ऐसे ही उन चार दोस्तों की तरह अपने हाथ पैर तुड़वाते रहेंगे, पिटते रहेंगे, अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद करते रहेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर इस हालत से बचना है तो एक होना होगा, कम से कम सवर्ण समुदाय को तो एक होना ही होना होगा, चाहे वो जाट हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई और कम्युनिटी हो, उसको तो एक होना ही होना होगा। नहीं तो ऐसे ही बिलाते रहेंगे दोस्तों, ऐसी फूट डलती रहेगी, वोट लेते रहेंगे और जो नेता है उनको खुद लाइन लगाते रहेंगे। मैंने पहले दिन कहा था कि जाट जो बीजेपी की जो पॉलिसी है बिल्कुल 2014 में कह दिया था कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। और क्यों, क्योंकि पहले जो हिंदू मुस्लिम का क्या समाज में जो जहर घोला है उसने बीजेपी ने, उसको आज तक भुगतने लग रहे हैं। उसके बाद फिर जाट वर्सेस 35 बिरादरी का जो नारा दिया, उसमें जाट समुदाय को अलग थलग करने की कोशिश की और सत्ता हासिल की। मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये यहीं तक नहीं रुकेगा, ये और भी आगे जाएगा और वो आगे जा चुका है। SC ST के का उस कानून तो था ही था, उसके अलावा अब OBC को भी उसमें जोड़ दिया। तो कम से कम जो गेम खेलना था सरकार ने वो तो खेल चुकी, कम से कम SC ST और OBC के माइंड में ये तो डाल चुकी वो आके सिर्फ यही पार्टी है उनके भले के लिए। यानी कहने का मतलब यह है, जब पहले जाट वर्सेस 35 बिरादरी था, अब 35 बिरादरी वर्सेस SC ST प्लस OBC है। और ये अब रुकेगा नहीं और भी आगे जाएगा। आगे आने वाले टाइम में शहरी बनाम ग्रामीण होगा और उसके बाद गोत्र बनाम गोत्र होगा और उसके बाद गांव बनाम गांव होगा, एक गांव से दूसरे गांव को लड़ा दिया जाएगा। और ये स्थिति आएगी कि पहले माँ बाप वर्सेस बच्चों को किया जाएगा और उसके बाद पति वर्सेस पत्नी को किया जाएगा। यानी हर उसको अलग अलग कर दिया जाएगा, सभी की वोट ली जाएंगी, सभी सत्ता हासिल की जाएगी, लोगों के लिए कुछ नहीं। लेकिन लोग पता नहीं क्यों समझ नहीं समझ रहे। तो ये तो हल होगा ही होगा दोस्तों। आगे आने वाला टाइम और भी क्रूशियल होगा, या तो समझिए या फिर इंतजार कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण सही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। मैं ठीक हूं तब भी, गलत हूं तो भी, अगर मैं गलत हूं तो अपने आप को करेक्ट कर सकूं। और चलते चलते एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मैं आपके सामने विश्लेषण लाता रहूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।